तो देखिए, आज की क्लास से पहले हम 4 जिले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिनमें उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा हैं। तो अब आज हम चंपावत और चमोली 2 जिलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चंपावत से लेते हैं। देखिए, चंपावत का जो मूल नाम है वो आप देख रहे हैं, क्या है? चंपावती है। ठीक है। और चंपावत कुमाऊं के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कुमाऊं की जो पहली राजधानी है, ऐसा माना जाता है कि वो चंपावत ही रही है। यानी चंपावत से ही कुमाऊं का जो इतिहास है वो आरंभ होता है। ठीक। तो माना जाता है कि चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने अपनी पत्नी अंतिम कत्यूरी राजकुमारी चंपा के नाम पर ये चंपावत का नाम रखा था। ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने या सोमचंद की पत्नी चंपा के नाम पर। ठीक है। और यहाँ पर गंडकी नामक एक नदी बहती है। इसे भी पहले चंपावती नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ये तो थी इसकी पौराणिक कथा की भाई कैसे इसका नाम चंपावत पड़ा है, क्यों पड़ा है। अभी हम देखते हैं कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। इस मैप को देखिए आप। जैसा कि इससे पहले की क्लासेस में भी हमने किया है कि हम पहले मैप को देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं कि जो भी जिला हम पढ़ रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तर में पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है आपको। चंपावत देख रहे होंगे आप ना, बिल्कुल बॉटम में आई है। उधम सिंह नगर से जरा सा ऊपर है चंपावत, पीले रंग से। तो इसके उत्तर में पिथौरागढ़ जिला दिख रहा है आपको। इसके पूरब में नेपाल है पूरा, उत्तर पूरब से लेकर के दक्षिण पूरब तक। और इसके पश्चिम में देखिए आप, नैनीताल है। और इसके उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा जिला आपको दिखाई दे रहा होगा। और दक्षिण में देखिए इसके तो आप उधम सिंह नगर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये चंपावत जिला जो है ये 4 जिलों से और एक देश से अपनी सीमा बनाता है। इसकी कोई अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, किसी राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं बनती है। ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। कौन कौन से जिले राज्य अंतरराज्यीय सीमाएं बनाते हैं, कौन कौन से नहीं बनते हैं, ये पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। बालेश्वर मंदिर के निकट ही चंपावती देवी का मंदिर है। डोटी के मल्लवंशी राजा वामदेव ने इस अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर चंपा नाम से राजधानी बनाई। तो ये भी साक्ष्य मिलते हैं कुछ कि जो बालेश्वर मंदिर है उसके निकट चंपा देवी का मंदिर है। और ये चंपा देवी जो है ये मल्लवंशी राजा वामदेव की इष्ट देवी हैं, और इनके नाम पर ही इन्होंने चंपा नाम से अपनी राजधानी बनाई, जो कि कालांतर में चंपावत के नाम से जाना गया। और सोमचंद ने मल्ल शासकों के अधीन अपना राज्य शुरू किया था। जिस सोमचंद की बात हम कर रहे हैं, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर इस जिले का नाम रखा है। महाराष्ट्र में चंपावती एक प्रसिद्ध स्थान था जिसका नामकरण विक्रमादित्य की बहन के नाम पर पड़ा था। इसे परशुराम क्षेत्र भी कहते थे। और शंकराचार्य परंपरा के कट्टर ब्राह्मणों ने आकर चंपावत के प्राचीन बौद्ध मंदिर गंध विहार को बालेश्वर मंदिर में बदलकर हिंदू धर्म का इस क्षेत्र में पुनरुत्थान करने का प्रयास किया, ऐसी कथा भी सुनने में आती है। ठीक है। और इस वजह से भी इस क्षेत्र का नाम चंपावत पड़ा। तो कई सारे कारण हैं जिससे आप देख रहे हैं कि चंपावत नाम पड़ा हुआ है। और ऐसे ही एक कारणों में एक कारण है आपका कि वायु पुराण में चंपावत का नाम चंपापुरी है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर चाले इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन वायु पुराण में इसका नाम चंपापुरी पड़ता है। ये देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुख्यालय देखते हैं तो मुख्यालय इसका चंपावत शहर ही इसका मुख्यालय है। और पड़ोसी देश कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, अभी आपको मैप के थ्रू में दिखा चुका हूँ।
क्षेत्रफल देखिए इसका 1766 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा जिला है ये। जनसंख्या इसकी है 2,59,648, जो कि राज्य की जनसंख्या में 2.57% ही है। साक्षरता देखिए तो 79.83, हालांकि ये साक्षरता, ये जनसंख्या, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, इतना जिलावार कोई नहीं पूछता। तहसीलें कितनी हैं यहाँ पर, तो 5 तहसीलें हैं, 2 उप तहसीलें हैं। तहसीलें कौन कौन सी हैं, चंपावत है, पाटी है, पूर्णागिरी है, लोहाघाट है और बाराकोट, ठीक है। उप तहसीलें देखिए आप, मंच और पुल्ला, 2 उप तहसीलें हैं, और पुल्ला को गुमदेश भी कहा जाता है। विकास खंड देखिए, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। तो वही जो तहसीलें हैं वही विकास खंड भी, मैंने आपको बताया भी था, विकास खंड जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तहसील आपके शहर से संबंधित होती है, ऐसा ही कुछ रहता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि चंपावत तहसील भी है और विकास खंड भी है, ऐसे ही पाटी तहसील भी है, विकास खंड भी है, लोहाघाट तहसील भी है, विकास खंड भी, बाराकोट तहसील भी है, विकास खंड भी है। लिंगानुपात यहाँ का है 980, शिशु लिंगानुपात यहाँ का है 873, और विधानसभा सीटें यहाँ पर 2, एक है चंपावत, दूसरी है लोहाघाट। इसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं हम। 15 सितंबर 1997 के दिन इसको जिले के रूप में ये अस्तित्व में आया, और इसे अतीत का स्वप्निल नगर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस क्षेत्र का संबंध में अनेक प्रसंग हैं। इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से चंद्रवंशीय राजकुमार सोमचंद्र ने ज्योतिष की सलाह पर 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर गए, और इस समय यहाँ के शासक बीरम देव या ब्रह्मदेव थे, जिन्होंने अपनी पुत्री का, जिसका नाम चंपा था, का विवाह सोमचंद्र से कराया तथा वर्तमान चंपावत क्षेत्र की भूमि दहेज में दे दी। तो इसी वजह से सोमचंद्र ने इस पूरे क्षेत्र का नाम चंपावत रख दिया, ठीक है। और सोमचंद्र ने राजबुंगा किला बनाया एवं लगभग 700 ईस्वी पूर्व, सॉरी ईसा में, चंद्रवंश चंपावत नगर का की स्थापना का चंद्रवंश की नींव डाली, ठीक है। तो ये भी 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, सोमचंद्र थे, और चंपावत का नाम उनकी पत्नी चंपा के नाम पर रखा गया है। चूंकि यहाँ संक्षिप्त इतिहास ही लेकर चल रहे हैं, तो चंद्रवंश का इतिहास पृथक से आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐतिहासिक वर्णन होगा तो वहां पे सारे के सारे जो वंश हैं वो सारे आ जाते हैं, बट आप लोग उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय भी नहीं है, तो आप जिलावार चीजें पढ़िए, वही आपके लिए इनफ है। फिर यहाँ 4 आल के रूप में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाया गया, जो कि निम्नवत है। 4 आल क्या है देखो, फुंगेर का बोरा, कक्यूर कक्यूरड़ा का कारकी, और मेलाकोट के तड़ागी, और चौधरी बूढ़ा, ठीक है। तो फुंगेर के बोरा पूर्व में गिडिया नदी के पार स्थित गांव फुंगेर घटोत्कच के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो घटोत्कच तो जानते हैं आप कौन है, ठीक, भीम के पुत्र हैं। गौरल देवता की स्थापना के पूर्व इनका गहरा प्रभाव था। घटोत्कच के पुत्र बरी के नाम पर ही इन्हें बोरा नाम प्राप्त हुआ, तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बोरा कहा जाता है। और कक्यूरुडा के कारकी, पाल विलोन पट्टी में वसूली, ये तो इतना पढ़ने में इसको skip कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भेजता ही हूँ मैं ये डॉक्यूमेंट, आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, वैसे एग्जाम के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीधा आगे बढ़ रहे हैं हम। जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से, देखो बाराही मंदिर, ये तो इम्पोर्टेंट मंदिर है, आपको देवीधुरा पड़ता है। देवीधुरा का बाराही मंदिर आपको पता ही होगा, यहाँ पर क्या है, ये पत्थर मारने वाला भी काम होता है यहाँ पर, क्या बुग्याल नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम, आ, बताओ जरा, आपको बताओ इसी को, तो बग्वाल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, बग्वाल का मेला लगता है, जहाँ पर पहले तो पत्थर वत्थर मारा करते थे 2 टीमें एक दूसरे को, लेकिन अभी शायद पत्थर मारने वाली प्रथा खत्म हो गई है, अब फलों से इनसे होता है ये मेला, ठीक है।
रक्षाबंधन को आषाढ़ी कार्तिक का आयोजन होता है और जिसे बग्वाल मेला कहा जाता है। ठीक है, बताइए आप लोगों को ये। हरेश्वर मंदिर मौन पोखरी नामक स्थान पर न्याय की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध शिव के समर्पित मंदिर है ये। झूमाधुरी मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, भागेश्वर मंदिर, रमकादित्य मंदिर, अखिल तारिणी मंदिर, हिंगला मंदिर, घटोत्कच मंदिर। ठीक है, तो पहला तो आपने देवधुरा का नाम देखा, दूसरा आप घटोत्कच मंदिर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर अभी बताया था आपको मैंने, है ना। फिर लड़ीधुरा मंदिर, श्री कालचक्र नौमना नौमाना, बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, कि बालेश्वर मंदिर के पास ही चंपा देवी का मंदिर है और उन्हीं के नाम पर चंपावत का नाम रखा गया है, ये बताया था आपको। मानेश्वर मंदिर मानस खंड में इसे मानसरोवर सरोवर हर मानेश्वर के नाम से पुकारा जाता था। इसके निकट ही बावड़ी है। मान्यता है कि युधिष्ठिर ने तीर से इसमें पानी निकाला था। 1208 में निर्भय चंद्र ने इस मंदिर का निर्माण करा और इसलिए इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पशुओं का मेला लगता है। लिख लीजिएगा इसको आप। पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो मानेश्वर मंदिर में लगता है। खेती खान का सूर्य मंदिर, एडी फटकशिला मंदिर, गोरखनाथ धाम, नेपाल के साथ लगा हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पर सतयुग में धूनी जलने की मान्यता है। गोरखनाथ नाम से गोरखा काल में राज मुद्रा तथा राज मुकुट में गोरखनाथ के चरण पादुका का चिन्ह मिलता है। कैलपालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, बाणासुर का किला और अद्वैत आश्रम, श्यामला ताल। श्यामला ताल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। यहाँ पर आपका विवेकानंद का भी वो है एक क्या बोलते हैं, आश्रम है। ठीक है, सन 1914 में विवेकानंद के शिष्य विराजानंद के द्वारा इसकी स्थापना सूखी डांग के निकट की गई थी। श्याम वर्ण की ताल है, इसलिए इसको श्यामला ताल कहा जाता है। इसे विवेकानंद का आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, ये पड़ता है आपका, अगर आप कभी टनकपुर गए हो कभी टनकपुर आप लोग, तो टनकपुर से थोड़ा सा ऊपर जाकर के करीबन जितना, ये समझो हल्द्वानी से भुजिया घाट होगा इतना ही। ठीक है, मुश्किल से 10 किलोमीटर टनकपुर से ऊपर जाकर के सूखी टांग नामक एक जगह पड़ती है, वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके ये मंदिर पड़ता है। रोड पे नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है हल्का सा। ठीक है, कच्चे रोड से। अच्छा सॉरी, मंदिर का नाम अच्छा ताल है और काफी पीसफुल भी है। ब्यानधुरा एडी देवता का मंदिर। ब्यानधुरा जो है ये यहाँ पर ऐसा ऐसी मान्यता है कि उत्तरायणी में बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य मेला लगता है। ठीक है, दीपेश्वर पांडवनी उत्तराखंड के संगम पर चंपावत में है। ठीक है, भीमशिला, इसको देख लीजिएगा। देखो भीमशिला, ब्यानधुरा, श्यामला ताल, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं बोल दे रहा हूँ उनको आप लिख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट उतने नहीं है तो उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। झूठा मंदिर, ये झूठा मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है लगभग आपका बनबसा से के आसपास। ठीक है, जब पूर्णागिरी की तरफ जाते हैं तो तब ये पड़ता है। इसकी भी ये कहानी है, वो कहानी यहाँ पर सुनाने का समय होता नहीं है, वरना फिर है पूर्णागिरी। आपको बताइए कि 108 शक्तिपीठों में से एक है ये, है ना। और यहाँ पर माता सती की नाभि की पूजा होती है। यहाँ उत्तराखंड का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला लगता है और यह मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर है। दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट है कि जो पूर्णागिरि मंदिर है वो कहाँ है, अन्नपूर्णा की पहाड़ी के ऊपर है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, हाँ, और अन्नपूर्णा की पहाड़ी के ऊपर है ये मंदिर, और साथ ही साथ यहाँ पर सती की नाभि की पूजा होती है। ठीक है, नैना देवी मंदिर में सती की आंखों की पूजा होती है, पता होगा आप लोगों को, इसी नाम नैना रखा है ना। पंचेश्वर, पंचेश्वर कहाँ है आपका ये, महाभारत कालीन 5 नदियों के संगम स्थल चौमू रूप में शिव की आराधना यहाँ पर की जाती है। पंचमुखी महादेव मंदिर टनकपुर में है ये।
प्रमुख नगर कौन कौन से, देखो लोहाघाट है, ठीक है, जिसको चंपावत का हृदय स्थल कहा जाता है, और इसका नाम वराह पुराण में क्या है, लोहरागल है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। और क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इसमें चीज ऐसी है नहीं इंपॉर्टेंट है की, ठीक है। एक गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर की शाखा के रूप में 1994 में कृषि विपणन केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की शाखा के रूप में 1994 में कृषि विपणन क्षेत्र, कृषि विपणन 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 केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर आते हैं हम टनकपुर। जिले का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। जैसे नैनीताल जिले में हम बात करते हैं तो रुद्रपुर, सॉरी, ये हल्द्वानी हमारा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, विकसित है। ऐसे ही चंपावत में टनकपुर इतना ही विकसित है, ठीक है ना। मतलब हल्द्वानी के बराबर विकसित तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन अगर बात करें चंपावत के दृष्टिकोण से तो वो एक विकसित शहर है जहां पर चंपावत की अधिक से अधिक आबादी रहा करती है। इसका नाम पहले ग्रास्टी ग्रास्टिनगंज था, ठीक है। ग्रास्टिनगंज किसका नाम है, टनकपुर का नाम है। प्राचीन ब्रह्मदेव मंडी इसी नगर में है, और 1880 में ये समाप्त हो चुकी है। 1890 में अंग्रेज अधिकारी टलक और मेजर हंसी ने इस क्षेत्र में आवासीय बंगले बनवाए। लॉर्ड टलक ने इसे सुनियोजित ढंग से बसाने का प्रयास किया, और पहले इसे टनकपुर कहा जाता था, अब इसको टनकपुर कहते हैं। तो ये भी ऐतिहासिक बात है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, अंग्रेज अधिकारी टलक द्वारा इस क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारी टलक द्वारा इस क्षेत्र में आवासीय बंगले बनाने के कारण इसे पहले टलकपुर, पहले टलक तलकपुर, और अब टनकपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बनबसा। चंपावत का ये बॉर्डर एरिया है, और घने वनों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम बन बसा है। वन मतलब वन बसा होगा ना, वन, ठीक है, वनों के बीच बसा हुआ है, इसलिए इसको बनबसा कहा जाता है, ठीक है। फिर है सूखी डांग। कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है इसको, कि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। लिख लीजिएगा, कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी डांग, कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी डांग। फिर है ब्रिजमोहन चौड़ा कोटी के नाम पर इसे वर्तमान में ब्रिजनगर भी कहा जाता है, ब्रिजनगर। ढाक के पत्तों के कारण इसे सूखी डांग कहा जाता है। सूखी डांग क्यों कहते हैं इसको, ढाक के पत्ते हैं यहाँ पर इसलिए कहते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है, जाइएगा कभी तो। चंपावत के किले, बाणासुर का किला, देखो चंपावत के किले कौन कौन से हैं। बाणासुर का किला, ठीक है, देखिएगा। चंपावत गढ़ी, चंडाल कोट, चित्रकोट, कत्यूर कोट, बाराकोट, ठीक है। 12 कोट होने के कारण से इसको बाराकोट कहा जाता है। फिर आपका है करक्यूड़ा कोट और कुटौलगढ़ का किला, ठीक है। कुटौलगढ़ का किला जो है इसको फोर्ट हेस्टिवेज के नाम से भी जाना जाता है, फोर्ट हेस्टिवेज के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिएगा। अब कुछ विविध तथ्य हैं इसके संबंध में, चंपावत के संबंध में देखिए। मुगलगढ़ी व्यानधुरा के दक्षिण ढलान पर प्राचीन ध्वंसावशेष, जिन्हें स्थानीय लोग मुगलों की संहार स्थली कहते हैं, इसके निकट ही सेना का पानी पीने का स्थान है, जिसे सेना पानी नदी के नाम से जाना जाता है। देवीधुरा में गब्यूड़ी गुफा स्थित है। नौडुंगा घर,
चंपावत के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ आप लोगों से, ये मैंने कहीं देखा नहीं कि पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। जिले की प्रमुख नदियां देखिए आप, कौन कौन सी हैं? तो गंडकी नदी है, लधिया नदी है, लोहावती नदी है, शारदा नदी भी निकल इससे लगते हुए जाती है, ठीक है। इवन टनकपुर और बनबसा जो है वो शारदा नदी के किनारे बसे हुए ही हैं, ठीक है। देखिए, गर्रा नदी क्या है, चौगड़ पट्टी से निकलती हुई शाहजहांपुर में रामगंगा से मिलती है, ठीक है। गंडकी नदी उत्तर वाहिनी नदी है जो वनलेक से निकलती है और लोहाघाट के निकट गौड़ी नामक स्थान पर लोहावती में शामिल हो जाती है। गढ़मुक्तेश्वर में यह नदी संयुक्त रूप से महाकाली में शामिल हो जाती है। लदिया नदी ये थाली गजार के नजदीक से निकलती है। इस नदी में रक्षरोग झरना है। रीठा साहिब में रतिया के साथ इसका संगम होता है। लोहावती ये बताई थी आपको मैंने भी। यह नदी 3 धाराओं से निकलती है। एक शाखा एबट माउंट से निकलती है। कुछ लोग इसे मुख्य लोहावती कहते हैं। दूसरी शाखा आपका छमनिया मैदान आदि से निकलती है। इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस आपको याद रखना है कि नदियां कौन सी नदी किस जिले से निकलती है, बस इतना याद रखना है आपने। और बाकी जो प्रमुख नदियां हैं जैसे भागीरथी है, आपका पिंडर नदी है, ये नदियों का उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए बस, और बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके नाम आपको उत्तराखंड में भी बिल्कुल डिटेल में पता होने चाहिए। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपसे बहुत डिटेल पूछेगा तो। जिले के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन, देखो हर्षदेव ओली है, कालू मेहरा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पूछा था एग्जाम में। कालू मेहरा का क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, तो रोहिला साहब खान बहादुर खान के आह्वान पर 1857 के समय क्रांतिवीर संस्था इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो ये 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित है, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है, ठीक है। इसके बाद श्याम सुंदर डिग्री, ये कृषि से संबंधित हैं। और चंपा बनबसा चंपावत के रहने वाले पूर्व आईटीबीपी के इंस्पेक्टर भी ये रहे हैं। नीलू पठायत, हिमांशु जोशी, और अब आते हैं हम जनपद के प्रमुख मेलों पर। तो देखिए, देवीधुरा का बग्वाल मेला आपको बताई दिया मैंने। देवीधार शक्तिपीठ मेला, आदित्य देवी साठी मेला, और झूमाधुरी मेला, व्यानधुरा का उत्तरायणी मेला मैंने बताया था अभी आपको कि उत्तरायणी के दिन व्यानधुरा मेला लगता है, ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है ये। टनकपुर और खटीमा दोनों तरफ से जाता है इसका मार्ग, सॉरी चक्करपुर से, खटीमा के पास चक्करपुर है, वहां से आता है। कल पढ़ाया था आप लोगों को मैंने चक्करपुर, है ना। फिर मानेश्वर का मेला है, चैतौल का मेला है, पूर्णागिरी मेला तो आपको पता ही है, फेमस है। चैत और अश्विनी माह की नवरात्रि में ये लगता है ना। मंडलक का बग्वाली मेला, फिर नखरूं घाट का मेला, पंचेश्वर का उत्तरायणी मेला, और गढ़ मुक्तेश्वरी का मेला। और अब आते हैं हम जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में, तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। पहाड़ों की झरोखों से, जनलहर, और मानेसर समाचार, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा ये। तो देखिए, चंपावत वैसे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ एक प्रसंग में ही महत्वपूर्ण है, जिनमें आपने प्रमुख रूप से जो इसका इतिहास है वो समझना है कि यहाँ पर रहने वाले जो सोमदेव थे, चंद्रवंश के संस्थापक, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम चंपावत रखा था। दूसरा इम्पोर्टेंट है कुछ यहाँ पर, जैसे पूर्णागिरि शक्तिपीठ है ना, बाराही का मंदिर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेले इंपॉर्टेंट है यहाँ के, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। ओके।